Hello everyone, we are going to start class 9th NCERT History Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution The Age of Social Change। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में ना हमने पढ़ा है कि कैसे पावरफुल आइडियाज जो फ्रीडम और इक्वालिटी के थे वो पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फैलने लग गए थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ना काफी पॉसिबिलिटी आ गई थी कि एक ड्रामेटिक चेंज सोसाइटी में हो सकता है। जो एक पहले से स्ट्रक्चर्ड है ना सोसाइटी, उसमें एक काफी ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। 18th सेंचुरी से पहले हमको पता ही है कि सोसाइटी जो है वो स्टेट्स में, जैसे फ्रांस भी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, इस तरह से स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी। और अरिस्टोक्रेसी जैसे कि मतलब जो पावरफुल लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो संभाल लेंगे, चर्च, इनके पास इकोनॉमिक या सोशल पावर होती थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना ये सब चेंज करना पॉसिबल सा लगने लग गया था। वर्ल्ड के काफी पार्ट्स में इंक्लूडिंग एशिया और यूरोप नए आइडियाज, जो कि इंडिविजुअल राइट्स के नए आइडियाज थे ना, वो सब फैलने लग गए थे। और जो सोशल पावर है, इन सब का डिस्कशन होने लग गया था कि सोशल पावर इस तरह से सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स के पास नहीं रहनी चाहिए। तो इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, इन्होंने काफी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस के बारे में बात की है। और कई लोगों ने डिबेट भी किया है कि पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के जो आइडियाज है उनको डिबेट किया है रेवोल्यूशन के बाद के यूरोप के। तो जो डेवलपमेंट्स कॉलोनीज में हुई, यूरोप की कॉलोनीज थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में फ्रांस की कॉलोनीज पढ़ी है, तो ये जो कॉलोनीज में भी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी ना आइडियाज को लेकर, इसके कारण भी सोसाइटल चेंज में काफी आइडियाज रीशेप हुए हैं। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सोसाइटी में। और यूरोप, सिर्फ यूरोप में ना, सभी नहीं चाहते थे, यूरोप में सब नहीं चाहते थे कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सोसाइटी में। रिस्पॉन्सेज जैसे मतलब लोगों का ना मन बदलता रहता था। कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ा सा चेंज जरूरी तो है लेकिन आराम से होना चाहिए, थोड़ा आराम आराम से। और कई लोग चाहते थे कि सोसाइटी में एकदम तेजी से चेंज आ जाए। तो कई लोग कंजर्वेटिव्स भी थे। और और दो ग्रुप थे, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो ये तीन टर्म्स आपको याद कर लेनी है, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। इन तीन के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के बारे में भी, जो कि 19th सेंचुरी की थी, और वो किस तरह से चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर हम देखने वाले हैं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है सोसाइटी में, क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स रही है। और जो रेवोल्यूशन रशिया में हुई, उसके बाद ना सोशलिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडिया बन गया था, जिसने 20th सेंचुरी को शेप किया। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये होते क्या है? तो देखो, एक ग्रुप जो है ना, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था, वो था लिबरल्स का ग्रुप। लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसा नेशन बने जो कि सभी रिलीजियंस को टॉलरेट करे। क्योंकि देखो, उस टाइम पर यूरोपियन स्टेट्स जो थी ना, ब्रिटेन या फ्रांस जितनी भी हो गई, वो ना एक रिलीजन को फेवर करती थी, किसी को नहीं करती थी। इस तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन थी। जैसे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था। ऑस्ट्रिया और सब स्पेन जो है, ये कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। देखो, लिबरल्स की बात हमें समझ आ गई। लेकिन लिबरल्स ना, जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे ना, उनकी भी अनकंट्रोल्ड पावर का विरोध करते थे। वो चाहते थे कि जो राइट्स है ना इंडिविजुअल्स के, ये एकदम सेफ रहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सब कुछ ये डायनेस्टिक रूलर्स के हाथ में ना आ जाए। उनका मानना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जो कि एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी भी हो, जो कि रूलर्स और ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन देखो, ये सब उनका मानना था कि एक लॉ भी हो, जुडिशरी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। उनका ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पूरा विश्वास नहीं था। क्योंकि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता गया है कि सभी सिटीजन को वोट का अधिकार हो। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ वो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है ना, मैन वो भी, उसको ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और वो विमेन के वोट के फेवर में नहीं थे। अब देखो, ये अभी हमने जान लिया कि लिबरल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स वो थे जो कि एक नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट ना मेजोरिटी जो हो ना कंट्री की पॉपुलेशन की, उस पर बेस्ड हो। तो काफी रेडिकल्स सफराजेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते थे। सफराजेट वैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आए हैं। तो सफराजेट मूवमेंट मतलब विमेन के राइट टू वोट दिलाने के लिए जो मूवमेंट होते हैं। तो लिबरल्स, देखो, लिबरल्स से थोड़ा सा अलग थे। वो ना, जो ग्रेट लैंड ओनर्स या फिर वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स होते थे ना, उनका विरोध करते थे। लिबरल्स अरिस्टोक्रेट्स का विरोध करते थे, ये फैक्ट्री ओनर्स का और ग्रेट लैंड ओनर्स का विरोध करते थे। देखो, वो ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके एग्जिस्टेंस के विरोध में नहीं थे, लेकिन इसके विरोध में थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों के ही हाथ में है। तो ये थे लिबरल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो है वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों से अलग है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना कंजर्वेटिव्स, देखो कंजर्वेटिव्स को लगा कि थोड़े से चेंज की जरूरत तो है। 18th सेंचुरी में ना कंजर्वेटिव्स जो है वो जो चेंज का आइडिया है ना उसके अगेंस्ट थे, चाहते नहीं थे कि सोसाइटी में कोई चेंज आए, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्हें थोड़ा फील होने लगा। तो 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ चेंज तो जरूरी है, लेकिन पास्ट जो है ना उसको भी पूरा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और चेंज भी एक स्लो प्रोसेस से आना चाहिए, एकदम से उग्र उग्र तरीके से नहीं आ जाना चाहिए। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट आइडियाज थे सोशल चेंज को लेकर, सोसाइटल चेंज को लेकर, ये ना सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई ना उसमें क्लैश करते रहे, मतलब आपस में भिड़ते रहे, विवाद होता रहा। तो काफी जो अटेम्प्ट्स थे रेवोल्यूशन के और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के 19th सेंचुरी में, इसके कारण जो ये पॉलिटिकल टेंडेंसीज होती है ना कि कुछ लोग लिबरल को सपोर्ट करते हैं, कुछ रेडिकल को, इनकी पोटेंशियल समझ आने लग गया, लिमिट्स भी समझ आने लग गई। तो देखो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ना कि अलग अलग ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, ये सब ना एक नए टाइम का साइन थे, नए टाइम की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये टाइम एक काफी अच्छे सोशल और इकोनॉमिकल चेंज का था। ये वो टाइम था जब नई नई सिटीज बन रही थी और नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स जो है वो डेवलप हो रहे थे, रेलवेज भी एक्सपैंड कर रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रही थी इस टाइम पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ना मेन वेमेन और चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज की तरफ आ गए, वर्क आवर्स जो है वो लंबे होते थे, वेजेस कम होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कॉमन थी, और जब भी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड लो हो जाती तब तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती। हाउसिंग और सैनिटेशन भी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी क्योंकि टाउन्स जो है वो काफी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने ना इन सभी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है, उन्होंने काफी इनका कोशिश की है कि सोल्यूशन मिल जाए। अब देखो काफी जो इंडस्ट्रीज थी ना वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल्स ओन करते थे इंडस्ट्रीज को। लिबरल्स और रेडिकल्स ही ना, अक्सर क्या होता है लिबरल्स और रेडिकल्स ही उस टाइम पर प्रॉपर्टी ओनर्स या एम्प्लॉयर्स होते थे, और देखो वो अपनी वेल्थ जो है वो ट्रेड या इंडस्ट्रियल वेंचर से, मतलब इंडस्ट्री में काम करके बना लेते थे। लेकिन फिर भी उनको ना लगता था कि एक ऐसा एफर्ट होना चाहिए कि इसका बेनिफिट ना जो वर्क फोर्स है वो भी अचीव कर ले, और वो तब हो पाएगा कि जब ना इकोनॉमी जो है वो हेल्दी होएगी और सिटीजन्स जो है वो एजुकेटेड होंगे। वो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी जो चलती आ रही थी कि राजा मिनिस्टर इन सब के हाथों में प्रिविलेजेस होती थी बाय बर्थ, उसके तो विरोध में थे, लेकिन उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल एफर्ट होता है ना उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेबर होती है, एंटरप्राइजेस होते हैं, इंडिविजुअल की इस तरह से वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल्स को फ्रीडम सही से दे देंगे ना, अगर पुअर को लेबर दे देंगे, वेजेस दे देंगे, काम करने का मौका दे देंगे, और जिनके पास भी कैपिटल हो, पैसे हो, वो भी अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, तो उनका मानना था कि इन सब से ना इतनी फ्रीडम मिल जाने से सोसाइटी डेवलप करेगी। तो काफी वर्किंग मैन और वुमेन जो है वो जो चेंजेस चाहते थे वर्ल्ड में, उन्होंने अलग अलग लिबरल्स रेडिकल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टीज के अराउंड रैली की है 19th सेंचुरी में। काफी नेशनलिस्ट जो है, लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों तरह के, वो रेवोल्यूशन चाहते थे इसलिए ताकि जो गवर्नमेंट्स थी ना जो उस टाइम 1815 में यूरोप में इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स थी उनको एक एंड मिल सके, ये मोनार्की वगैरह सीन खत्म हो। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ये सब रेवोल्यूशनरीज बन चुके थे, और इनका काम था, इनकी इच्छा थी कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स है, राजा वगैरह है, उनको ओवरथ्रो कर सके। तो नेशनलिस्ट ने ना रेवोल्यूशंस की काफी बातें करी, जिससे क्या होएगा, एक नेशन बनेगा जहां पर सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट होंगे। 1815 के बाद ना देखो गिसिपी मजीनी, ये इटालियन नेशनलिस्ट है, इन्होंने अपने दूसरों के साथ कॉन्स्पिरेसी रच के ना ये काम इटली में कर भी दिया था, मोनार्क को हटा दिया था, एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी थी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू।